नमस्कार, मनी 9 की खास पेशकश मार्केट आउटलुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। बीता हफ्ता बाजार के लिए देखें तो एक ट्रंकेटेड वीक था, 4 दिन का छोटा हफ्ता था, लेकिन मंथली एक्सपायरी होने के चलते बाजार के लिए ये हफ्ता बहुत हैपनिंग था, काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। सोमवार को बड़ी तेजी आई, 24,000 का लेवल पार हुआ, फिर 2 दिन की गिरावट और शुक्रवार को नई सीरीज की शुरुआत हुई, पर बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला। अब बड़ा सवाल यह है कि बाजार में तेजी करनी चाहिए या फिर मुनाफा वसूली का समय आ गया है। तिमाही नतीजों के बाद बाजार के वैल्यूएशन कैसे नजर आ रहे हैं और अब किन सेक्टर्स पर आपकी नजर होनी चाहिए, कहां पर दाव लगाया जा सकता है। रुपए की कमजोरी और एफआईएस की बिकवाली के बीच कैसे आपको बाजार में रणनीति बनानी चाहिए। क्या कच्चे तेल का भाव तय करेगा कि बाजार की आने वाली एक हफ्ते की, महीनों की या फिर एक साल की दशा दिशा कैसी रहेगी। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज के इक्विटी मार्केट स्ट्रेटजीज क्रांति बतीनी जी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। संदीप जी, धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। तो लंबा अनुभव है सर आपका शेयर बाजार में, उसमें से थोड़ा सा हम भी चाहेंगे कि इस अनुभव का हम इस्तेमाल करें और बाजार में अपनी स्ट्रैटेजी आने वाले एक हफ्ते, एक महीने और एक साल के लिए अगर हम बना पाएं तो हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा पेन पॉइंट मार्केट के लिए अगर कुछ है ना सर, तो वह है यूएस ईरान की जंग, जो कि काफ़ी लंबी चल रही है। आपका क्या असेसमेंट है सर, आपका क्या व्यू है, ये जंग कितनी लंबी चलने वाली है? क्योंकि भले ही जो हमले हैं वो रुक गए हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ये मामला सुलझा नहीं है, तो और कितना लंबा चल सकता है ये? संदीप जी, एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, बट लेकिन एक चीज हम आपको मैं इजीली एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करेंगे। एक चीज है, हमको पिछले 60 ट्रेडिंग डेज मार्केट में एनालाइज करें तो एक चीज है, मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज आ रहा है। कभी भी ये डील्स, पीस डील्स खत्म हो रहे हैं और पीस डील एक फाइनल एंड में है बोल के कभी भी न्यूज आया तो एकदम मार्केट 24,700 तक गया है। फिर जैसा पीस डील पोस्टपोन होते आया है, हम लोग देखा है मिडिल ईस्ट में डिस्टरबेंसेस और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कैसा बंद था। ये सारा चीजों का अनुसार मार्केट एकदम हम लोग कच्चा तेल का भाव देखे तो $120 पर बैरल चले गए। फिर पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में हम लोग देखा है $100 पर बैरल आया है और $90 पर बैरल भी आज आज ट्रेड हो रहे हैं। सो इंडियन मार्केट के लिए जोकर इन द पैक है, क्रूड ऑयल है। अगर कच्चा तेल का भाव नीचे आ गए तो मार्केट को एक पॉजिटिविटी है। आप जैसा ये जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन मार्केट में ऐसा चल रहा है, अभी हम लोग देखें तो इतना लास्ट पिछले 2-3 महीने में हम लोग देखते हैं तो जैसा मिडिल ईस्ट में जैसा मुकाबला शुरुआत हो गया, मिडिल ईस्ट में अभी जो डिस्टर्बेंसेस हम लोग देखा है वो देखे तो अभी तक जो भी स्टेटमेंट्स आया है एक यूनिलैटरल स्टेटमेंट्स है। सो ये यूनिलैटरल स्टेटमेंट्स का वजह से मार्केट ऊपर जाना हम लोग देखा है, फिर वापस आना भी देखा है। एक हम लोग पिछले हफ्ता देखे तो मार्केट में एकदम पेसिमिज्म था और मार्केट में काफी नेगेटिव सेंटिमेंट था। बट लेकिन थैंक्स टू द क्रूड ऑयल का भाव एकदम नीचे आया है, $90 का बैरल। इसलिए मार्केट एकदम वो नेगेटिव जोन से अभी फिलहाल कंसोलिडेशन जोन पे आया है। अगर क्रूड ऑयल का भाव आने वाला दिनों में और नीचे आए हैं तो हम लोग एक कंसोलिडेशन फेज से और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिशा का जाने का संभावना है। सो अभी क्रूड ऑयल का भाव हम लोग देखना है। एक चीज ध्यान पे रखना जी, जब तक एक डिप्लोमेटिक बायलैटरल स्टेटमेंट आने तक मार्केट ऐसा एक लिंगरिंग मोड में, बोले तो एक कंसोलिडेशन मोड में रहता है। जैसा हम लोग एक पेंडुलम का वजह से देखे तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आ रहा है, एक नेगेटिव सेंटिमेंट आ रहा है। सो जब तक एक बायलैटरल डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट आने तक मार्केट का दिशा ऐसा ही चलने वाला है। बट इसका पीछे हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान पे रखना है, ये सबका ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स है, एक ही तरफ से स्टेटमेंट है, दोनों तरफ का स्टेटमेंट आने वाला है, बायलैटरल यूनिलैटरल। जब तक ये बायलैटरल है, यूनिलैटरल है, उसका प्रभाव, उसका इन्फ्लुएंस और उसका प्रभाव कच्चा तेल में हम लोग देखेंगे। अगर कच्चा तेल का भाव अगर एकदम नीचे आ गया है तो अभी फिलहाल $90 पे है, अगर और नीचे आ गया है तो इंडियन मार्केट के लिए एक पॉजिटिविटी है।
जो भी नेगेटिव सेंटिमेंट है, एफआईएस का सेलिंग है, ये सारा चीज मार्केट इग्नोर करेंगे और मार्केट एक पॉजिटिव दिशा में आने वाला दिनों में जाने के लिए मौका है। बट लेकिन एक चीज ध्यान पे रखना है, अगर कच्चा तेल का भाव अगर $120 चले गए तो फिर मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट आने का संभावना है। सो अभी हम लोग ध्यान पे रखना है कच्चा तेल। कच्चा तेल ही है जो कि काफ़ी हद तक चीज़ों को निर्धारित करेगा। लेकिन सर 60-65 या 65-70 के आसपास की रेंज में काफ़ी समय क्रूड रहा। अभी पेट्रोल डीजल के प्राइजेस भी 4 साल तक कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। अब मजबूरी होगी, सरकार को भी कीमतें बढ़ाने के लिए विवश होना पड़ा। तो क्या हम मान के चलें सर कि 90 से $100 की जो रेंज है या फिर $100 के आसपास के जो क्रूड के प्राइजेस हैं उसके साथ हमें जीना सीख लेना चाहिए? मतलब मेरा पूछने का सर तात्पर्य यह है कि अगर ये जंग खत्म हो भी गई मान लीजिए, तो क्या कच्चा तेल बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा? या संदीप जी, आप एक सही चीज कहा है। अगर एक 10 दिन 15 दिन का भाव पहला देखे तो कच्चा तेल $120 पर बैरल हो गया। मार्केट में सारा ब्रोकरेज कंपनीज, ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनीज एक दिशा दिया है कच्चा तेल के 120 150, कुछ कुछ इंटरनेशनल कंपनीज तो $200 पर बैरल, $180 पर बैरल भी कहा है। सो ये इंडियन मार्केट के लिए काफी नेगेटिव है। बट लेकिन एक चीज ध्यान पे रखना है जी, अगर ये लड़ाई, ये जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन ठीक ठाक हो गया है तो हो गया तो संदीप जी, मैं आपको एक गुड न्यूज कहना चाहता है। क्रूड ऑयल लॉन्ग टर्म में एक बेयर मार्केट में है। वो हम लोग पिछले 10 साल देखे तो क्रूड ऑयल का भाव, जैसा हम लोग मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन देखा है, इसराइल का एस्केलेशन, वो टाइम पे भी ऐसा आया है, $90 पर बैरल तक गया है। बट लेकिन अभी स्ट्रेट ऑफ मूवमेंट अनकंडीशनली अगर ओपन हो गया तो आने वाला दिनों में क्रूड ऑयल का सप्लाई और सप्लाई बहुत बढ़ने वाला है। और अभी फिलहाल एशियन मार्केट्स में हम लोग देखें तो ज्यादातर कंट्रीज एशियन मार्केट में ग्रीन एनर्जी, अल्टरनेटिव एनर्जीज का तरफ अभी जा रहे हैं। अभी इंडिया में हम लोग देखें तो जैसा हम लोग का गवर्नमेंट पहला 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग से शुरुआत किया है, वो अभी 20% में आ गया है। आने वाला दिनों में 30% तक जाने का संभावना है। और अल्टरनेटिव एनर्जीज जैसा हम लोग देखा है, ईवी एडॉप्शन बहुत स्लो लाइन पे चल रहे हैं। बट लेकिन पिछले एक महीने में हम लोग देखे तो ईवी एडॉप्शन ज्यादा तरफ स्लो लेन से अभी फास्ट लेन पे आ रहा है। सो इसलिए आने वाला दिनों में क्रूड का डिमांड बहुत नीचे आने वाला है, सप्लाई ज्यादा बढ़ने वाला है। और पिछले 10 साल में ज्यादा तरफ कैपेसिटीज बढ़ गया है। और जैसा सप्लाई का ऊपर डिमांड नीचे आ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है। सो ये शॉर्ट टर्म टेम्पररी डिस्ट्रप्शन है। ऐसा जियोपॉलिटिकल एस्केलेशंस कम हो गया तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड, क्रूड ऑयल का ट्रेंड नीचे आने वाला है। वो इंडियन मार्केट के लिए काफी काफी पॉजिटिव है। ओके, तो लॉन्ग टर्म में आप कह रहे हैं कि वैसे भी क्रूड बेयर मार्केट में और लंबी अवधि में नीचे ही आना है। यहाँ पे जिस तरह से ग्रीन एनर्जी, ऑल्टरनेट एनर्जी पर फोकस हो रहा है, वो हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन सर कच्चे तेल के साथ साथ हमारे लिए जो डबल वैमी है या फिर जो दोहरी दिक्कत है ना, वो है गिरता हुआ रुपया। ऑलमोस्ट हमने 97 का रिकॉर्ड लो लगा लिया था पिछले हफ्ते की अगर आप बात करें, वहाँ से थोड़ा संभला भी है। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे एनालिस्ट हैं, कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि ₹100 के स्तर की बातें कर रहे हैं। आपका क्या असेसमेंट है सर? और इस माहौल में फिर हमारे लिए, इकोनॉमी के लिए और स्पेशली आईटी जिसके लिए एक टेलविंड माना जाता है, उस पर आपका भी बताइए। संदीप जी, हम लोग देखे तो पिछले 10-15 साल लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखे तो रूपी वीकनेस नोट पे चले रहे। ऐसा नहीं है, एक नया न्यूज नहीं है। रूपी हमेशा वीकनेस हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। अगर 100 एक सेंटिमेंटल लेवल है, 100 का नंबर आया तो एकदम सब लोग उठ के 100 का नंबर का ऊपर देखता है। जैसा हम लोग पिछले 3-4 साल हम लोग देखे तो वीकनेस रूपी ट्रेंड हम लोग देखा है, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कम से कम लास्ट 2-3 साल में 2 लाख करोड़ का ऊपर इंडियन मार्केट से सेलिंग किया है। सो इसलिए रूपी का वीकनेस हम लोग देख रहे हैं। और ट्रेंड देखे तो एक स्टेबिलिटी चाहिए। आप राइटली कहा है, इंडियन मार्केट के लिए डबल वैमी हो गया है। एक तरफ से क्रूड ऑयल का
भाव $120 पर बैरल चले गए हैं। हर दिन हम लोग स्टॉक मार्केट से देखें तो अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एकदम विड्रॉ कर रहे हैं। सो इसलिए रुपी एक डबल वैमी हो गया है। आप सही कहा है, रुपी एक वीकनेस ट्रेंड में है फिलहाल हम लोग देखें तो। बट लेकिन जैसा ये मिडिल ईस्ट का युद्ध प्रारंभ हुआ, ये मुकाबला प्रारंभ हुआ, तब से डॉलर स्ट्रेंथन हो गया है। और इंडियन मार्केट में हम लोग देखें तो जैसा क्रूड ऑयल और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एग्जिट सेलिंग का वजह से क्रूड सॉरी रुपी एक वीक नोट पे अभी फिलहाल चल रहा है। आरबीआई का इंटरवेंशन भी हम लोग देखा है, बट लेकिन उस वो थोड़ा सा सपोर्ट किया है, बट लेकिन कंप्लीट सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है। अभी इंडियन गवर्नमेंट सोचना है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट सोचने का समय आ गया है, वक्त आ गया है। और उसका दूसरा हाथ से, एक हाथ है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, दूसरा हाथ से एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स, ये ज्यादा स्टेबल मनी है एफडीआई इन्वेस्टमेंट का मनी। सो वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट सोचना अभी शुरुआत करना है। आप जैसा कहा है आईटी के लिए थोड़ा सा टेल विंड है, बट लेकिन यूएस ग्रोथ हाउ हाउ आने वाला दिनों में यूएस कंपनीज बजट्स इंक्रीज करने वाला है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऑफ कोर्स डिप्रिशिएटिंग रूपी एक सेंटिमेंट है और इट विल आल्सो कंट्रीब्यूट, बट लेकिन जो कोर बिजनेस है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। वो आने वाला दिनों में कैसा होने वाला है, यूएस कंपनीज बजट कैसा इंक्रीज करने वाला है, वो सही दिशा से जाना है आईटी स्टॉक्स के लिए। एक डिप्रिशिएटिंग रूपी एक कंफर्ट देने वाला है, बट लेकिन मेन इंपॉर्टेंट थीम है आईटी के लिए। जैसा हम लोग एआई ट्रेंड देख रहे हैं, ये एडाप्शन कैसा करने वाला है, बिजनेस मॉडल्स एआई का तरफ से कैसा मूव होने वाला है, और यूएस इकोनॉमी का ग्रोथ आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जी। जैसा एक रूपी है मीडियम टू शॉर्ट टर्म के लिए एक टेल विंड है। ठीक है, ओके। आपने कहा कि एफआईज को वापस भारत में लाने के लिए सरकार को कदम उठाने की ज़रूरत है। मैं उसकी बात करता हूं सर। एक बार ज़रा आरबीआई पे मुझे आपने जो टच किया ना कि जो रुपए में कमज़ोरी का माहौल है, क्या उससे हम मान के चलें सर कि रेट कट का जो माहौल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, बल्कि अब तो रेट हाइक के बारे में बातें होने लग गई हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन ये जो रिसेंट फ्यूल हाइक्स हुए हैं उसके बाद 5% के आसपास तक पहुंचने की आशंका है। तो ऐसे में मान के चलें कि वो 4% का जो कंफर्ट जोन है उसके बियॉन्ड अगर महंगाई चली गई तो रेट हाइक्स के भी सिनेरियो बन रहे हैं आप? संदीप जी, एक चीज है, अभी ज्यादा तरफ ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। क्रूड का भाव का कंट्रोलिंग इंडियन गवर्नमेंट में नहीं है, बट क्रूड एक इंपॉर्टेंट चीज है इन्फ्लेशन को डिटरमाइन करने के लिए। अगर क्रूड ऑयल भाव बढ़ गया है तो वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को पास ऑन होता है, डीजल का भाव पास ऑन हो रहा है। बट लेकिन हम लोग ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल बैंक आप लोग देखे तो जैसा क्रूड ऑयल का भाव बढ़ा है, ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल बैंक प्रोएक्टिवली एशियन रीजन में, एशियन पैसिफिक रीजन में पहली बार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिया है प्रोएक्टिवली। बट लेकिन इंडिया में हम लोग देखे तो जैसा क्रूड ऑयल भाव बढ़ने का बावजूद भी हम लोग 4 से 5% तक जैसा भाव बढ़ा है, 40% तक, बट लेकिन कंज्यूमर को पास ऑन किया है, 4-5% तक पास ऑन किया है। सो अभी वो इन्फ्लेशन का वरी से अभी एक रियल कंसर्न है। अगर आने वाला दिनों में क्रूड का भाव बढ़ गया है तो इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी ज्यादा देर एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए पास ऑन करना है। ये इंडिया का प्रॉब्लम है, सारा एशियन मार्केट्स का, बिकॉज एशियन इकोनॉमीज का प्रॉब्लम होने वाला है। सारा दुनिया में एक इन्फ्लेशनरी माहौल आने वाला है। सो अभी फिलहाल हमें देखना है, एक चीज ध्यान के रखना है, फिलहाल क्रूड ऑयल का भाव कैसा रहने वाला है। अगर क्रूड ऑयल का भाव अगर ऊपर चले गए तो इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट, अगर रेट कट का बात छोड़ दो जी, रेट इंक्रीज का बात आने वाला है। जैसा आरबीआई ने कुछ महीने पहला इंटरेस्ट रेट रिडक्शन शुरुआत किया है, क्रेडिट ग्रोथ का शुरुआत किया है, अभी क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन का आने वाला है। सो इसलिए क्रूड ऑयल का भाव हम लोग देख रहे हैं, जब तक क्रूड ऑयल कंट्रोल नहीं होता है इन्फ्लेशनरी वरीज रहने वाला है। तो क्या मान के चलें सर इस हफ्ते जो पॉलिसी आने वाली है उसमें एक स्टेटस को रहेगा या फिर रेट हाइक की आशंका करके चलें?
संदीप जी, हम लोग देखें तो अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, ग्रोथ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, हम्म। सो इसलिए शायद माई चॉइस है और मेरा उम्मीद है स्टेटस को मेंटेन करने वाला है। अभी फिलहाल ये मॉनेटरी का ये पॉलिसी मीटिंग के लिए ठीक है, ओके। अगर अगर कुछ रेट बढ़ा दिया तो आई वुड बी सरप्राइज। ठीक है सर। अच्छा, आपने एफआईएस की बात करी सर। एफआईएस की अगर हम बिकवाली का राज देखें सर, एक्चुअल जो रीज़न है उसे समझने की कोशिश करें। जैसे आपने कहा भी, एआई एक रीज़न है जिस वजह से एफआईएस का जो पैसा है वो ऐसी इकोनॉमीज में जा रहा है जहां पे एआई का ज़्यादा जोर है। या फिर आप यूँ समझे कि जैसे आपने कहा भी कि एलटीसीजी, एसटीसीजी और एसटीटी, ये एक और परेशानी है जो कि एफआईएस को परेशान कर रही है, तंग कर रही है। तो एफआईएस की जो दुखती रग है वो क्या है सर? क्या ये एआई है, या फिर एलटीसीजी, एसटीसीजी है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है? संदीप जी भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सब लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। बट लेकिन संदीप जी, एक चीज है हम लोग ध्यान पे रखना है, स्टॉक प्राइसेस आर स्लेव्स टू अर्निंग्स। ओके, अगर हम लोग अर्निंग्स अच्छा कर दिया तो, अगर ग्रोथ अच्छा दिखे तो एफआईएस आने वाला दिनों में आने वाला है। ऑफ कोर्स जैसा ग्रोथ का डाउट आ गया है तो आप लोग पिछले 10 साल हम इंडियन मार्केट के लिए क्रूड एक इंपॉर्टेंट चीज हेल्प किया है। जैसा क्रूड ऑयल मूव करना शुरुआत हो गया, एफआईएस के लिए दुविधा आया है, ग्रोथ कम होने वाला बोल के, सो इसलिए एफआईएस का विड्रॉयल शुरुआत हो गया है। बट लेकिन मैं अभी एलटीसीजी, एसटीसीजी, एसटीटी के बारे में बात करने वाला नहीं है। बट लेकिन एक चीज हम लोग ध्यान पे रखना है, पिछले क्वार्टर का Q4 क्वार्टर का रिजल्ट हम लोग देखे तो ओके, एक नेगेटिव सरप्राइजेस कहीं पर नहीं मिला है, पॉजिटिव मोड में आ गया है। अगर आने वाला दिनों में अपना कंपनी अच्छे से डिलीवर करे तो एफआईएस आने वाला दिनों में जरूर आने वाला है, बिकॉज क्योंकि इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, एक अच्छा लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। बट लेकिन एक ग्रोथ स्टोरी के लिए बड़ा स्पीड ब्रेकर है कच्चा तेल है। अगर वो ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है तो जरूर एफआईएस वापस इंडिया में आने वाला है। क्योंकि आपको एक चीज बताएंगे संदीप जी, हम लोग एफआईएस बाहर जा रहे हैं बोल के हेडलाइन इंडेक्सेस के बारे में हम लोग ज्यादातर बात करता है, हर दिन हम लोग निफ्टी का लेवल्स बात करता है, सेंसेक्स का लेवल्स बात करता है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। एफआईएस को भी हेडलाइन इंडेक्सेस ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग देखें तो जैसा साउथ कोरिया है, ताइवान है, ज्यादा तरफ इधर सेमीकंडक्टर का थीम ज्यादा चल रहा है। एक ही स्टॉक टीएसएमसी जैसा स्टॉक ज्यादा वेटेज उधर है ताइवान इस मार्केट में हम लोग देखे तो। इंडिया में देखे तो एक एक वो एक फेवरेट फ्लेवर सेक्टर मिस हो गया है मीडियम टू शॉर्ट टर्म। दूसरा तरफ हम लोग देखे तो मिड एंड स्मॉल कैप्स इंडिया में बहुत आउट परफॉर्मेंस कर चुका है। हम लोग देखे तो पिछले हफ्ता मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्सेस ऑल टाइम हाई लेवल पे चल रहे हैं। नॉर्मली मार्केट का सेंटिमेंट और टेंडेंसी कैसा रहता है संदीप जी, अगर लार्ज कैप्स अंडर परफॉर्म करे तो और कंसोलिडेशन में गए तो मिड एंड स्मॉल कैप काफी हाई बीटा है, काफी अंडर परफॉर्म करता है। बट लेकिन इंडिया में एक चीज है, दे आर बकिंग द ट्रेंड्स बोलता है, क्योंकि कंट्रेरियन व्यू का एगेंस्ट से इंडिया में मिड एंड स्मॉल कैप काफी आउट परफॉर्मेंस कर रहा है। और आप किसी मिड एंड स्मॉल कैप प्रमोटर से इंटरेक्ट करे तो, मैनेजमेंट अर्निंग्स कामकाज में इंटरेक्ट करे तो लोग काफी कॉन्फिडेंट है आने वाला दिनों में। और मिड एंड स्मॉल कैप में रिजल्ट्स काफी अच्छा है, अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। सो इसलिए इंडियन मार्केट में फिलहाल एफआईएस ज्यादातर एफआईएस को मिड एंड स्मॉल कैप में एक्सपोजर बहुत कम रहता है, उनका ज्यादातर एक्सपोजर रहता है लार्ज कैप स्टॉक्स में। सो जैसा मिड एंड स्मॉल कैप्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, आने वाला दिनों में जरूर एफआईएस का नजर इधर भी आने वाला है। जरूर एफआईएस का वापस आने वाला है आने वाला दिनों में। अब एक चीज, एक बार क्रूड ऑयल का भाव नीचे आ गए तो ये जैसा अनसर्टनिटी नोबडी लाइक नहीं, नोबडी एक्सेप्ट नहीं करता है। जो एक बार ये अनसर्टनिटी क्लियर हो गया तो, एक बार क्लियर पिक्चर आ गया तो जरूर एफआईएस इंडिया में वापस आने वाला है।
हम लोग देखे तो डीआईएस, थैंक्स टू द डीआईएस हर दिन खरीदारी कर रहे हैं। संदीप जी, हम लोग जो करियर शुरुआत किया है मार्केट्स में 30 साल पहला, वो टाइम पे एफआईएस का सेलिंग 50 मिलियन से $1 बिलियन सेलिंग कर दिया तो इंडियन मार्केट में क्रैश आ जाता। क्रैश आ जाता। बट लेकिन अभी हम लोग पिछले 18 मंथ्स में 2 लाख करोड़ का विड्रॉयल देखा है। हर हफ्ता $1 बिलियन का ऊपर विड्रॉ कर रहा है, बट फिर भी इंडियन मार्केट काफी रेजिलियंट है। सो इसलिए ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। इंडियन इन्वेस्टर्स फाइनेंशियलाइजेशन चल रहा है, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट को चला रहे हैं फिलहाल हम लोग देखे तो सर अगर एफआईएस का रुझान छोटे मझोले शेयरों पर, मिड कैप स्मॉल कैप पे आएगा तो क्या वो वहीं पे हमारा भी ध्यान होना चाहिए, यानी कि रिटेल निवेशक का भी? और पोर्टफोलियो में स्मॉल मिड कैप का कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए वीजा वी लार्ज कैप्स? एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संदीप जी। एक चीज ध्यान पे रखना है, ये इन्वेस्टर का एक थंब रूल नहीं है। नॉर्मली इन्वेस्टर का कितना रिस्क है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज क्योंकि सक्सेस रेशियो नॉर्मली मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहता है। सो निवेशक का एक है उनका रिस्क एपेटाइट और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज, ये दोनों एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर निवेशक का वो रिस्क एपेटाइट ज्यादा है और लॉन्ग टर्म का सोच है, एक अच्छा टीम मिल गया है तो, और प्रोमोटर अच्छा डिलीवरी कर रहा है बोले तो, वो कंपनीज को आपका रिस्क एपेटाइट का वजह से इफ आप ज्यादा एलोकेशन, आपका पोर्टफोलियो में ज्यादा एलोकेशन दे दिया तो अच्छा वेल्थ क्रिएशन स्टोरी बनने वाला है। नॉर्मली लार्ज कैप स्टोरी में हम लोग को स्टेबिलिटी आता है, बट लार्ज कैप में कभी भी वेल्थ क्रिएशन बनता नहीं है जी। बट लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में वेल्थ क्रिएशन होता है, बट लेकिन इन्वेस्टर्स का, निवेशक का नजर मैनेजमेंट क्वालिटी का ऊपर रहना है, लॉन्गेविटी ऑफ द ग्रोथ देखना है। जितना दिन ये ग्रोथ मोमेंटम है, ये शॉर्ट टर्म ग्रोथ लॉन्गेविटी है और ज्यादा तरफ एक ग्रोथ ज्यादा दिन चलने वाला है। ऐसा मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉकों में निवेशक इन्वेस्ट करे तो आने वाला दिनों में वेल्थ क्रिएशन बनने वाला है। सो एक इन्वेस्टर ध्यान पे रखना है कितना रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है निवेशक के। ठीक है। अब सर आपने कहा कि नतीजों में कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है Q4 के नतीजों में, तो फोकस कहां पे होना चाहिए, किन सेक्टर्स पे ज्यादा नजर रखनी चाहिए? वैल्यू बाइंग पर आपका ज्यादा फोकस है या फिर ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स को आप ज्यादा चेस कर रहे हैं? एक चीज है, आप अगर निवेशक लॉन्ग टर्म में देखे तो मीडियम टू शॉर्ट टर्म में ग्रोथ का ऊपर नजर रखना है। वैल्यू बाइंग के लिए अभी संदीप जी एक चीज हम लोग देखे तो, जैसा पिछले 7-8 ईयर्स पहला हमको एक डिफेंस सेक्टर ही इंडिया में नहीं है। 10 साल पहला डिफेंस सेक्टर ही नहीं है। हम लोग लास्ट 5 साल में हम लोग देखे तो हमारा एक डिफेंस सेक्टर बन गया है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स अभी फिलहाल ये साल में 30,000 करोड़ तक डिफेंस एक्सपोर्ट्स चल रहा है। सो अभी काफी डिफेंस स्टॉक्स देखे तो ज्यादातर स्टॉक्स मल्टीबैगर्स बन गए हैं। सो निवेशक वैसा सनराइजिंग सेक्टर्स में और लॉन्गेविटी, अभी मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा सा वैल्यूएशंस लग रहा है थोड़ा सा स्ट्रेच्ड बोल के, जैसा स्टॉकों में, जैसा सेक्टर में अगर एक डिप्स आ गए तो, करेक्शन आए तो नीजर रिएक्शंस में निवेशक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकता है। क्योंकि जैसा मैं बोला है, लॉन्गेविटी ऑफ द ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट चीज है। डिफेंस स्टॉकों में ये लॉन्गेविटी ऑफ द ग्रोथ बहुत लंबा चलने वाला है। ये एक दिन का स्टोरी नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा चलने वाला स्टोरी है। सो आप इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अच्छा स्टॉक को चुनना है, अच्छा एंट्री प्राइस को चुनना है और वो कंपनी के साथ जुड़े रहना, एलोकेशन करना एक इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल एक चीज निवेशक ध्यान पे रखना है, सब एक छोटा मोटा कंपनीज है, कुछ कंपनीज है नॉर्मली एक बुल मार्केट में एक सेक्टर चले गए तो कुछ कंपनी उसको डिफेंस पता ही नहीं है, वो लोग भी हम लोग डिफेंस बोल रहे हैं, वैसा कंपनी में नहीं जाना है। अच्छा, आपने डिफेंस सर, एक ऐसा नाम है जो मैं आपसे बात करने भी वाला था, डिफेंस, मेटल, बैंकिंग, ये कुछ 3 प्रोमिनेंट सेक्टर्स है जिनमें पैसा बना है। तो डिफेंस की बात तो आपने कर ली, आगे सर मेटल, बैंकिंग, इन पर भी फोकस किया जा सकता है या कोई और सेक्टर जो आपके नजर में है? एक है स्टेबिलिटी के लिए मेटल्स, इंफ्रा थीम बहुत लंबा जाने वाला है इंडिया में, बट लेकिन नेक्स्ट आने वाला दिनों में जैसा ग्लोबल ग्रोथ कैसा रहने वाला है, नॉर्मली मेटल्स एक सिक्लिकल थीम है संदीप जी। अभी फिलहाल
मेटल्स हम लोग पिछले 6 महीने में देखे तो मेटल्स अच्छे से परफॉर्म किया है। सो अगर निवेशक एक रिस्क एपेटाइट कम है तो मेटल्स में जरूर निवेशक इन्वेस्ट कर सकता है। बैंकिंग में हम लोग देखे तो काफी ज्यादा वैरायटी बन गया है संदीप जी। हम लोग देखे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 10 साल पहला फ्लेवर ऑफ द मार्केट, अभी बैलेंस बन गया है। निवेशक पब्लिक सेक्टर बैंकों को देख रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंकों को देख रहे हैं। सारा नजर बदल गया है, सोच बदल गया है। अभी इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए। और ज्यादा तरफ स्मॉल साइज बैंक्स आल्सो एमर्ज हो गया है, उधर भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। सो हमको बहुत ज्यादा फ्लेवर है, लार्ज कैप बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है और स्मॉल फिनेंस बैंक्स है, ये भी अच्छा आ रहा है। सो इसलिए निवेशक एक बैलेंस्ड व्यू में इंडियन बैंकिंग सेक्टर को देखना है। संदीप जी एक चीज है, इंडियन बैंकिंग सेक्टर इज एपी सेंटर ऑफ द ग्रोथ। अगर हमारा जीडीपी आगे बढ़ना बोले तो बैंकिंग सेक्टर जरूर एक सेंटर स्टेज लेंगे। और ज्यादातर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का फेवरेट फ्रेंचाइजी है बैंकिंग सेक्टर। सो अगर निवेशक का इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है तो जरूर बैंकिंग सेक्टर को उनका पोर्टफोलियो में एलोकेट करना है। एक सर बस 10 सेकंड में आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, गोल्ड सिल्वर का पोर्टफोलियो में कितना हिस्सा होना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से? संदीप जी एक चीज है, अभी हम लोग ये क्वेश्चन आप एक 5 महीने पहला जनवरी मंथ में, फरवरी मंथ में पूछे तो गोल्ड एंड सिल्वर एकदम बुल मार्केट पे चल रहा है। अरे स्टॉक के इन्वेस्टमेंट का क्या जरूरत है, गोल्ड एंड सिल्वर हम लोग देखे तो अनयूजुअल मूव्स देखा है। सिल्वर 1 महीने में 40% ऊपर चले गए। सो एक चीज है, निवेशक ध्यान पे रखना है, आजकल बहुत ज्यादा तरफ स्पेकुलेटिव एक्टिविटी चल रहा है। सो एक चीज है, ऐसा अनयूजुअल मूव्स आया तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना एक इंपॉर्टेंट चीज है। बट लेकिन नॉर्मली सिल्वर एंड गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक रखता है। मैं एक बॉल पॉइंट, एक थंब रूल नहीं रख सकता संदीप जी। अगर जैसा माहौल हमें बन रहे हैं, एक है डॉलर एप्रिशिएट हो गया है लास्ट 60-70 डेज में, इसलिए हम लोग एक सिल्वर एंड गोल्ड में हम लोग एक कंसल्टेशन देख रहे हैं। अगर मैं गोल्ड खरीदारी करो, ज्यादा एलोकेशन बढ़ाऊं बोले तो हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है भाई 1 साल आपका एलोकेशन कम करो बोल के, इसलिए एक स्ट्रैटेजी ले सकते हैं संदीप जी। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। धन्यवाद संदीप जी, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, तो ये थे क्रांति बथिनी जी, जो कह रहे थे कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो काफ़ी हद तक भारतीय बाज़ारों की जो आने वाले हफ्ते में या फिर महीनों में जो चाल है वो निर्धारित करेंगी। तो कच्चा तेल अगर नीचे आ जाता है, एफआईज भी लौट आएंगे इंडियन मार्केट्स में, नतीजे तो अच्छे रही हैं। तो ग्रोथ स्टोरी पर आप फोकस कीजिए, मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा बना है, आगे भी हो सकता है यहीं पर ज़्यादा पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है। कुछ सेक्टर्स की बात भी उन्होंने करी है जहाँ पर अब आपका ध्यान होना चाहिए। चलिए, इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, नमस्कार।